पिछले 7-8 सालों में टाटा स्टील एक भारतीय कंपनी नहीं बल्कि एक फौलादी अंतर्राष्ट्रीय स्टील कंपनी बनी है और इन्होंने इस रेपुटेशन को बखूबी निभाया भी है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के ऑपरेशंस बढ़े हैं, चैलेंजेस भी सामने आए हैं, चाहे वो इकोनॉमीज में आई सुस्ती की वजह से हो या फिर डिमांड कम होने की चलते। आज हमारे साथ मौजूद है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एचएम नेरुरकर और उनसे जानेंगे यहाँ से आगे की स्थिति ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री के लिए कैसे दिख रही है और टाटा स्टील की क्या योजनाएं हैं। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं वो ग्लोबल फैक्टर पर ही आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि सब दूर यूरोप में प्रॉब्लम्स हैं, यूएस कुछ रिकवरी की चाल पर वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, ग्लोबल इश्यूज बॉटम आउट हो चुके हैं या फिर कुछ और समय लगेगा? जैसे लगता है कि बॉटम आउट हो चुके हैं, क्योंकि इतने ख़राब हो चुका था कि और बॉटम में जाने का गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन उसका रिकवरी का टाइम हर एक कॉन्टिनेंट में अलग टाइप का होगा। जैसे यूएसए लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जल्दी होगा, साउथ ईस्ट एशिया जल्दी होगा। साउथ ईस्ट एशिया ऑलरेडी एक्चुअली अच्छा कर रहा है, जापान कोरिया भी, और यूरोप वो हिसाब से थोड़ा पीछे है। तो वही हम लोगों का थोड़ा चिंता है कि यूरोप का रिकवरी जितना जल्दी अच्छा हो उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। इंडिया का अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 साल से उतना अच्छा नहीं चल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि जैसे पॉलिसीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने कही है, अगर वो ग्राउंड में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है और गाड़ी आगे बढ़ती है तो बैक टू, ये साल तो सभी का प्रेडिक्शन है 5 to 6% अगेन नॉट चेंजिंग, परंतु ये देश को हम लोगों को 8-9% में नहीं जाने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपने कहा कॉन्टिनेंट वाइज रिकवरी में टाइम लगेगा, यूएस में रिकवरी के साइंस आने लगे हैं, तो उससे आपकी कंपनी को भी क्या उतना ही फायदा मिला है या फिर आप प्राइमरीली आप सिर्फ यूरोप पर फोकस करेंगे? जब वहां पर वाकई में वो अच्छी रिकवरी आती दिखे तभी हम देखेंगे वो बेहतर नंबर्स या फिर बेहतर परफॉर्मेंस आएगा? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि बीइंग यूरोप बेस्ड, यूरोप में अच्छी रिकवरी होने से फ़ायदा जल्दी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे यूएसए हुआ, हमारा यूरोपियन ऑपरेशन वहाँ पर काफ़ी स्टील और हाई क्वालिटी हाई सर्विस वाला जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो यूरोप में अब यूएस अगर अच्छा है तो जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें उसको उतनी सुविधा होगी। सिमिलरली अगर बाकी कोई कॉन्टिनेंट में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी हाई क्वालिटी स्टील, जैसे रेल हुआ, रेल अभी तो हम लोग इंडिया में भी ला रहे हैं यूरोप से, क्योंकि इट्स अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। सो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट जो है वो जब तक लोकल इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा उतना अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्योंकि जो भी डेटा सामने आया है, खासतौर से आप देखिए डोमेस्टिक फ्रंट पर FY14 के पहले 2 महीने नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। FY13 में हमने देखा पुअरेस्ट परफॉर्मेंस था पिछले 3 सालों का। तो भारत में आपको क्या लग रहा है, मे बी सेकेंड हाफ FY14 का बेहतर रहेगा या फिर उसके आगे की आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं? इलेक्शंस के बाद ज़्यादा स्थिति बेहतर होगी? देखिए, इलेक्शन पर डिपेंड रहना और उसके ऊपर कुछ बोलना, ये तो हमारे ख्याल में अभी एकदम ही गलत चीज़ होगी। हमको लगता है कि गवर्नमेंट, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने समझा है कि कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम है। सो कुछ एक्शन तो होना ज़रूरी है और वो हिसाब से काम हो रहा है। क्योंकि 2-3 मीटिंग जो हमने भी अटेंड की है, हमको लगा है कि ग्राउंड में कुछ एक्शन होगा। और एज अ ग्रुप, एज अ इंडस्ट्री, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ फुल डेमोक्रेसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ अस, अगर हम लोग नहीं देखेंगे कि इस पर विश्वास रख के हम लोग कॉन्फिडेंस से आगे काम नहीं करेंगे, तब सब लोग ही रोते रहेंगे तो या डिफिडेंट रहेंगे जिसको बोलते हैं, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अपने आप में, देश में और पॉलिसीज़ में, कि हम लोग आगे जोर से बढ़े। थोड़ा बहुत तो सरकार को दिशा दिखाना पड़ेगा ही, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में हम लोग को भी उसमें हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या फिर कहेंगे, फिर आप जैसी कंपनियां या फिर ओवरऑल स्टील कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? क्योंकि वो निवेश होता हुआ दिखा नहीं है हमें पिछले सालों में। उसके बाद भी आप देखेंगे टाटा स्टील ने लास्ट 6 साल में या 5 साल में 5 मिलियन से 10 मिलियन टन जमशेदपुर में विस्तार किया। हमारा ओडिशा प्रोजेक्ट में सबसे, जो हमारे ख्याल में आज देश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। 20,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सो
एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी, हम लोगों ने तो देश में कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए ऐसा कोई नहीं सोचा कि, कभी सोचा भी नहीं हमने कि इसको स्लो डाउन किया जाए, कुछ गड़बड़ लग रही है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो हम लोग कर रहे हैं। सो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि हमारा विश्वास है। डोमेस्टिक इकोनॉमी में आपने कहा आपका पूरा विश्वास है, लेकिन यूरोप को लेकर कितनी बड़ी चिंता है इस समय? क्योंकि अब हर रोज़ हम सुन रहे हैं कि कई सारे लोग सैक होने की बात हुई है। आपने रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात की थी नवंबर पिछले साल में, वो कितना सक्सेसफुली कर पाए हैं? और एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जो आप इस समय फेस कर रहे हैं? इट्स नॉट ओनली अ डिमांड प्रॉब्लम, इज इट? या इट इज़। यूरोप में दो प्रॉब्लम है। नंबर वन है डिमांड नहीं है और मार्केट उतना अच्छा नहीं है, और दूसरा है कि ओवर कैपेसिटी है फॉर दैट मार्केट। सो दोनों चीज़ में सबको काम करना होगा। जो इनएफिशिएंट ऑपरेशंस है, जो इनएफिशिएंट कैपेसिटी है या एक्सेस कैपेसिटी है, उसको सबको मिलकर, एक कंपनी से नहीं होगा, ये सब कंपनी को मिलकर करना होगा, और या सब कंट्रीज़ को। यूरोप में नंबर ऑफ कंट्रीज आर ऑल्सो मोर, सो ऑल कंट्रीज हैव टू वर्क, थिंक टुगेदर एंड डू इट। एंड सेकंड इज मार्केट, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये कंडीशन में भी अगर मार्केट थोड़ा अच्छा और अच्छा हो, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव अच्छा चले, तो भी उसमें फ़ायदा हो सकता है। सो काम दोनों तरफ करना होगा। जो इनएफिशिएंट ऑपरेशंस है, इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग जिसको बोलते हैं, उसको तो करना ही होगा, और साथ में उम्मीद करनी होगी कि मार्केट कभी ना कभी थोड़ा तो सुधर जाए, तो कि आप उसमें अच्छा कर सकें। और अगर मार्केट सुधरता नहीं है तो प्राइसिंग पावर आपके हाथ में नहीं आएगी? नहीं, कितनी खराब स्थिति है प्राइसिंग को लेकर? क्या कि ओवर कैपेसिटी है, तो प्राइसिंग पावर आपके हाथ में उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक ओवर कैपेसिटी है। लेकिन आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? क्या सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं ग्राउंड लेवल से? ग्राउंड लेवल में देखिए, जैसे हमारे यूरोप के साथियों ने काम किया है लास्ट 3 साल से, हम लोगों का कॉस्ट रिडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रोडक्ट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा ढंग से काम हुआ है, हमारे कस्टमर रिलेशनशिप में और कस्टमर बेस अच्छा हुआ है। सो नेक्स्ट 2 साल में अगर इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाती है, तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि उसके फल हम लोग को ज़रूर जल्दी दिख पाएंगे। लेकिन बेसिक इकोनॉमी इम्प्रूव होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट में तो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है, अच्छा नहीं है और ओवर कैपेसिटी है, तब हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं उसके फल हमको नज़र नहीं आए। तो आप कहेंगे रफली 2 साल और रख सकते हैं कोरेज से वाकई में वो प्रॉफिट वापस आता देखने में? कितना और टाइम निवेशकों को देना चाहिए वो वाकई में रिटर्न्स आता देखने के लिए? ऐसा है कि हम लोग का तो उम्मीद है कि, इच्छा जो बोलिए, कि 1 साल में ये थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिखना चाहिए, लेकिन अनेक लोगों का कहना है कि इसमें 2 साल भी लग सकते हैं। सो बिटवीन 1 to 2 years definitely we should see a turnaround. That's what is our hope, that's what is our wish. हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। ओवरऑल अगर देखें यूरोप की ओर से जो स्थिति थी, आपने कुछ R&D सेंटर टी साइड वाला उसको बंद करने की बात की, यहाँ पर रॉथरहैम में भी कुछ शटडाउन्स की बात की। कितने और शटडाउन्स की हम उम्मीद कर सकते हैं, और वो कितना एक्चुअली ऐड कर रहा है, या फिर आपके कितने कॉस्ट कम हो रहे हैं उससे? जैसे आपने बताया कि टी साइड का तो हमने जो प्लांट था पहले, वो एक दूसरी कंपनी को उसने खरीदा, क्योंकि स्लैब मेकिंग प्लांट हम लोग के लिए सेंस नहीं कर रहा था, लेकिन वो कंपनी जिसने खरीदा वो स्लैब ही खरीदता है, तो उसके लिए उसको अच्छा फिट था। फिर रिसर्च सेंटर जो आपने बात कही कि अभी एक ज़माने में कुछ तो देखिए, रिसर्च का ऐसा है, एक ज़माने में आपका कोई डिफरेंट एरिया में रिसर्च होता था, उसलिए वो लैब था। अभी मेन आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग में काम कम हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम ज़्यादा हो गया, तो वो रिसर्च सेंटर का काम अभी वहाँ नहीं रहा, जहाँ पर हम लोग को मुनाफा कम है या ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, या जहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मोर देन मैन पावर एक्चुअली द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर नॉट मैचिंग। दोज आर द यूनिट्स वी रिक्वायर आइदर टू डाइवेस्ट। इट्स नॉट द मेन बिजनेस। हम लोग हमेशा देखते हैं कि मेन बिजनेस में नहीं है, वो छोटा मोटा जो डाउन स्ट्रीम में होगा, कहीं पर कुछ होगा, वैसे बिजनेस जिसका हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं है, वैसे बिजनेसेस को हम लोग देख रहे हैं। आपने कहा कॉस्ट इज़ अ बिग इशू एज वेल, क्योंकि यूरोप में प्राइमरीली आप अब कुछ एसेट्स भी खरीदने वाले हैं कोकिंग कोल के लिए, ताकि आपका रॉ मटेरियल सप्लाई भी रहे। किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड हैं,
और जब ये एक्विजिशन हुआ था, वाज इट नॉट थॉट आउट सर कि वहां पर है नहीं सीधे रिसोर्सेज जो आपके हाथ में है, जैसे भारत में है, ओडिशा में है, दूसरे एरियाज में है? जब एक्विजिशन हुआ था तब आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल का ऐसी मारपीट नहीं थी, कंसोलिडेशन नहीं था, प्राइसेस ऐसी नहीं थी। तो हमको पूरा पता था कि रॉ मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी होने से यूरोप को फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली बाज़ार में गए रॉ मटेरियल देखने के लिए, तब तक ये 2008 का क्राइसिस भी हो गया और रॉ मटेरियल का कंसोलिडेशन होके ये सब दाम बहुत बढ़ गए। तो वैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेट्स इतना ज़्यादा हो गया कि इट वाज नॉट मेकिंग सेंस टू बाय। एंड आई थिंक हमारे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन हमने लिया कि वो टाइम में हम लोग जाके कुछ 2-4 तो एसेट्स खरीदे नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी सब रॉ मटेरियल कंपनियां ने अपना अपना ये साल बहुत ज़्यादा राइट डाउन लिया है, क्योंकि वो टाइम में बहुत ज़्यादा दाम में एसेट खरीदे लोगों ने। सो इट डिडंट मेक अ सेंस टू बाय दोस। हमने 2 चीज़ में हम इन्वेस्ट किया है, एक है मोजाम्बिक में कोल और कनाडा में आयरन ओर। उसमें से कनाडा में आयरन ओर अभी आप थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, अगला साल से फुल स्विंग में चालू हो जाएगा। मोजाम्बिक का कोल में शिपमेंट्स चालू हुई है, लेकिन वहाँ पर लोकल कुछ ज़्यादा इशू है, जैसे आपने देखा होगा रियो टिंटो का स्टेटमेंट होगा। सो ये 2 है, और अभी उससे ज़्यादा हम लोगों ने इमीडिएटली ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कुछ ज़्यादा खरीदे। अब साथ ही यहाँ पर एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है रुपी का। रुपी के जिस तरह की चाल रही है, जिस तरह से कमज़ोरी इसमें देखने को मिली है, कितना फ़ायदा वाकई में आप कमा पाए हैं? क्योंकि स्टील कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर एक डबल एज स्वॉर्ड भी है आपके लिए। इंडिया ऐसा कोई बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है नहीं। एक फ़ायदा होता है कि इंपोर्ट कम होगा वही फ़ायदा है। सो वो हिसाब से, लेकिन इंपोर्ट बिल हम लोगों का जो कोयला हम लोग सब तो इंपोर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द हम लोग 50% करते हैं, बाकी लोग ऑलमोस्ट 100% करते हैं। सो इंपोर्ट बिल विल गो अप, बट यू हैव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट, यू आर राइट। सो टू दैट एक्सटेंट हम सोचते हैं कि थोड़ी प्राइसेस स्टेबल रहेगी, जो बहुत नीचे गई थी वो बैक टू नॉर्मल। सो सम स्टेबिलिटी इन द प्राइसिंग इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके और फ़ायदा होगा, ऐसे कुछ परिस्थिति हमको नहीं लगता आने वाली है, क्योंकि दुनिया में भी ओवर कैपेसिटी है। चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स और जापानीज़ एक्सपोर्ट्स और कोरियन एक्सपोर्ट्स इनटू साउथ ईस्ट एशिया आर ऑल्सो गोइंग अप, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यू आर करेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट है जी। लेकिन चाइना कितना बड़ा थ्रेट है अभी भी? कि वहाँ पर हम देख रहे हैं लार्जली डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उनकी कंजम्पशन कम होती है तो उसका कितना इम्पैक्ट इंडियन स्टील इंडस्ट्री पर पड़ता है? हमारे ख्याल में इंडियन स्टील इंडस्ट्री पर थोड़ा लास्ट में आता है, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट चालू होता है तो पहला हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशिया में वो करते हैं, उसके बाद में इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी एक्सपोर्ट करना बहुत कॉम्पिटिटिव है। ऑलरेडी जापानीज़ है एक्सपोर्ट्स है, कोरियन एक्सपोर्ट्स है, हाई एंड प्रोडक्ट। सो लो एंड प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसमें उनको भी मुनाफा नहीं होगा। सो अभी तुरंत हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सस्टेन्ड ओवर कैपेसिटी चाइना में आए तो पूरा दुनिया को ही तकलीफ, क्योंकि चाइना का कैपेसिटी मतलब 50-60% तो ग्लोबल कैपेसिटीज इन चाइना। सो अगर आप 10-15% भी इधर उधर हो गया तो काफ़ी सबको ही तकलीफ हो सकती है। साथ ही क्योंकि हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, फॉरेक्स डेट भी आपके बुक्स पर काफ़ी ज़्यादा है, और पिछली बारी आपने रिपोर्ट किया था कि इंटरेस्ट कॉस्ट भरने में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी गया था। तो क्या यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी होगी इस डेट को और रिटायर करने के लिए, या फिर रिस्ट्रक्चर करने के लिए इस डेट को? नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग का अभी नहीं है। हम लोग का यही है कि जितना एफिशिएंसी ऑपरेशंस करके जितना हम लोग कम डेट ले, जो है उसको जितना कम करें, उसी पर हम लोग का कंसंट्रेशन रहेगा। क्योंकि और हमारा ऐसा कुछ ज़्यादा फॉरेक्स लोन्स ज़्यादा नहीं है, हम और मोस्ट ऑफ आवर लोन्स आर इन इंडिया। तो उसके चलते ऐसा कुछ नहीं है कि रुपी डिप्रिसिएशन का चलते बहुत सडनली कुछ हो जाए। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि हम लोग का लोन्स ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग को बाय प्योर परफॉर्मेंस इन इंडिया जितना हम लोग कम कर सकते वही करना चाहिए। ग्रुप कंपनीज में हिस्सा बेच के क्या वो हो पाएगा? वहाँ से अगर पैसा आएगा थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने किया ही है। जैसे लास्ट टाइम अभी रिसेंटली टाइटन का कुछ किया था, तो जितना वही। सो हाउ टू रिड्यूस डेट, दैट इज द पर्पस। और साथ ही यहाँ पर जो बाजार हमेशा इंतजार करते रहता है कि ग्रुप कंपनीज के साथ मर्जर कब होगा, टिन प्लेट का नाम आता है, टाटा स्पंज का नाम आता है, वो क्या आगे होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, उसको
मर्ज करने की कोई बात नहीं है। अभी तो हम लोगों ने यही तय किया है कि एक्चुअली हम लोग का डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन है और अपस्ट्रीम ऑपरेशन जैसी वो कंपनी चलती है। टिन प्लेट तो डाउनस्ट्रीम है, अभी उनका कोई मर्ज वगैरह का कोई बात नहीं है, लेकिन उसको हम लोग एज अ ऑलमोस्ट कैप्टिव डाउनस्ट्रीम यूनिट के हिसाब से उसको हम लोग रन करते हैं। ऑल हॉट रोल्ड कॉइल्स आर गोइंग फ्रॉम अस एंड ऑफ कोर्स बैलेंस प्रोसेसिंग और सेलिंग उनका अपना है। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे बात करेंगे कि टाटा स्टील के डोमेस्टिक ऑपरेशन से कितनी और प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई देखी जाएगी आने वाले साल में। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब इस समय आप ओवरऑल प्राइसिंग HRC की कैसी देख रहे हैं? क्या रफ दायरा आपको लग रहा है दिखाई देगा? इम्प्रूवमेंट है या फिर एक स्लैकनेस देखने को मिलेगी? HRC प्राइस में हम देखते हैं कि अभी स्टडी रहेगा, ऐसा कोई, क्योंकि आप देखते हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस अब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, लेकिन इन अ नैरोअर बैंड देन व्हाट इट वाज बिफोर। ओवर कैपेसिटी मोर और लेस इज सिमिलर। एक्सचेंज रेट का चलते जो अभी इमीडिएट फ़ायदा है वो है। सो ग्लोबली रॉ मटेरियल प्राइसेस वही $575 के आसपास वहीं पर है। तो एज लॉन्ग एज दे रिमेन स्टेबल, हम लोग का यहाँ पर वैसे ही रहेगा, बिकॉज एक्चुअली इम्पोर्ट डिपेंडेंस नहीं होने से भी ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से आजकल सब दुनिया चल रही है, तो वैसे हम लोग भी चलेंगे, ऐसे कोई अलग नहीं है। ओके आपकी कई पेयर्स हैं जिनको एनवायरमेंटल इश्यूज के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। यहाँ पर ओडिशा की बात हुई है और शाह कमेटी ने जिस तरह से कहा है कि परहैप्स दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट कर्नाटका, और वहाँ पर एक कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश से भी बड़ा बवाल निकल कर आ सकता है। उस पर आपके क्या विचार हैं? एनवायरनमेंट का लिए नहीं है वो, शाह कमीशन को तो मैंडेट है, वो है इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग, एग्जैक्टली। इलीगल माइनिंग का एक्ट का हिसाब से मतलब है आप अपना एरिया छोड़ के दूसरा का एरिया में, जो एरिया आपका नहीं है उसमें माइनिंग करते हो, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ा से नहीं हुआ है और हमको नहीं लगता है कि उड़ीसा में ऐसा कुछ हुआ है। उड़ीसा में और कर्नाटका और गोवा में एक फ़र्क है, उड़ीसा का ऑलमोस्ट 80% कंजम्पशन लोकल स्टील कंपनीज में हुआ है, तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट किया कुछ किया, ये नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ है कि उड़ीसा में लोगों ने शाह कमीशन के सामने जो डिस्पोज किया है उसमें 2-3 चीज़ काफ़ी बोला है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के कुछ वायोलेशंस ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसका ऊपर फाइन नहीं किया गया। सो कोई एक गड़बड़ हुई तो उसका ऊपर एक्शन भी गवर्नमेंट में लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट उड़ीसा में काफ़ी इस दिशा में सतर्क रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि कर्नाटका गोवा जैसा कोई स्वीपिंग, और हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी भी लगाने के प्लान्स बना रही थी, उसका क्या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? कितना बड़ा? बहुत ज़्यादा। हाँ, कितना हो सकता है ये? बहुत ज़्यादा था। अभी स्टैम्प ड्यूटी हमारा ख्याल में, जस्ट गिविंग यू ऑफ द कप फिगर्स, जो पहले हमारा एक माइन लीजिए कोई, जिसमें हमारा अगर स्टैम्प ड्यूटी 11 लाख रुपया था, उसको ये इस तरीक़ा से 1000 करोड़ हो जाता, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। हमारा अपना विचार यही है कि हम लोग को और गवर्नमेंट को साथ में बैठ के बातचीत करना चाहिए। एक बात सही है कि 11 लाख जो पहले 20 साल पहले हमने दिया बहुत कम है, लेकिन कितना होना चाहिए और उसको कैसे देना चाहिए। ओवरनाइट आप 1000 करोड़ देना वो भी आजकल इंडस्ट्री को संभव नहीं है। लेकिन इस तरह का कदम अगर वाकई में आता है, ये आपके प्रॉफिट्स में कितना खा सकता है? उड़ीसा में हमारा नोटिस आया था, शायद कुछ 6000 करोड़ का आया था। आपकी हंसी वो आंसर दे रही है। साथ ही सर फाइनली मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से टाटा स्टील के आगे के क्या प्लान्स होंगे, खास तौर से डोमेस्टिक बिजनेस, क्योंकि यही फ्लरिश कर रहा है, यहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इधर आपका क्या आउटलुक है इस साल के अंत तक? नहीं, हम लोग का तो एक है कि अभी 10 मिलियन टन कंप्लीट हो गया है, तो उसका पूरा हम लोग को रिटर्न्स लेना होगा, विच वो लास्ट मार्च से चालू हो गया, क्वार्टर से, और काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है, सब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारा 20% इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन में, सभी हम लोगों ने अच्छा तरह से, हमारे कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया है, कस्टमर्स ने सपोर्ट किया है।
सो 10 मिलियन अच्छा करके उसको लाइन में लाना है। फिर हमारे रॉ मटेरियल एरिया में जितना टू मैच दिस 10 मिलियन, वो सब विथ प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। नेक्स्ट स्टेप इज ओडिशा प्रोजेक्ट। वहाँ पर हम लोगों का 3 मिलियन अगला साल से चालू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद 6 मिलियन का स्टेप फेज़ 2 है। जमशेदपुर में एक नया लाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में वो भी चालू हो जाएगा, कंटिन्यूस एनीलिंग एंड प्रोसेसिंग लाइन, जिससे कार कंपनी के लिए हाई स्ट्रेंथ कोल्ड रोल्ड स्टील बनेगा। सो ये हमारे इमीडिएट प्लान्स है, रॉ मटेरियल एक्सपेंशन, ओडिशा प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट जमशेदपुर। तो आप कहेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी टाटा स्टील में वो डोमेस्टिक बिजनेसेस से ही आएगी ज़्यादातर 80%? Let's hope it's only 50%. No, I really cannot tell you percentages, but I hope that yes, all of us do here and Europe quite well. थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने Thank you. की।